डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान का 3rd चैप्टर लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान करने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र को समाज में विद्यमान विविधताओं से सामंजस्य स्थापित करना होता है। इसके साथ ही उसे सर्वमान्य समाधान का प्रयत्न करना होता है। लोगों की विशिष्ट पहचान केवल भाषा व क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक विविधता एक अलग रूप धारण करती है और लोकतंत्र के प्रमुख चुनौती प्रस्तुत करती है, यानी लोकतंत्र के समूह एक चुनौती का रूप लेकर आती है। सामाजिक विविधता और लोकतांत्रिक राजनीति एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसको हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से समझने का प्रयास करते हैं या समझाने का भी प्रयास करते हैं। लोकतंत्र के सम्मुख विविधताओं के वृहद परिप्रेक्ष्य में क्या चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं, इसका उदाहरण हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से समझ सकते हैं। यह उदाहरण अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। सन 1968 में मैक्सिको सिटी में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा के पदक समारोह में अमेरिकी राष्ट्रगान बज रहा था और सिर झुकाकर मुट्ठी ताने 2 खिलाड़ी धावक खड़े थे। वे अफ्रो अमेरिकी थे जिनके नाम टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस था। टॉमी स्मिथ एक स्वर्ण पदक विजेता था और जॉन कार्लस भी कांस्य पदक उसने जीता था। तो ये खिलाड़ी जो थे, इन्होंने दौड़ में क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता। वे खिलाड़ी जूते पहने बिना केवल मोजे पहनकर ही पुरस्कार लेने गए। ऐसा करके उपयुक्त खिलाड़ी यह दिखाना चाहते थे कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीबों की दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी की ये दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। टॉमी स्मिथ ने एक काले मफलर को भी गले में पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। जॉन कार्लस ने मनकों की एक काली माला पहनी हुई थी जो मारे गए अश्वेत लोगों की यादगार में थी। दोनों खिलाड़ियों का उद्देश्य इन प्रतीकों के माध्यम से अमेरिका में होने वाले रंग भेद को विश्व के समक्ष रखना था। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थीं। रजत जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना सर्वजन जताने के लिए समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगा रखा था। ये ऐसा क्यों कर रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस के आचरण को ओलंपिक की भावना के विरुद्ध मानते हुए उनसे पदक वापस ले लिया। पीटर नॉर्मन को भी अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्थान नहीं दिया गया। इस घटना ने अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों ने सैन हॉज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। इस यूनिवर्सिटी ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मान करते हुए उनको ऑनर देते हुए विश्वविद्यालय परिसर में इनकी मूर्तियां लगवाई। सन 2006 में ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन की मृत्यु हुई तो दोनों अमेरिकी अश्वेत खिलाड़ियों ने उनकी अर्थी को कंधा भी दिया। खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। भेदभाव केवल नस्ल या रंग के आधार पर ही नहीं होता, इसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर विद्यमान था। बेल्जियम में अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह विभाजन भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। वस्तुतः हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में प्रकट होती है। हमारे समाज को
प्रभावित करती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये जन्म पर आधारित होती है। दूसरा, हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी आधारित होती है। किसी भी समाज में सामाजिक विभाजन अधिकतर जन्म पर आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लेता है उसी समुदाय का सदस्य बन जाता है। समुदाय का चुनाव सामान्यतः व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि कुछ चीजें पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने माता पिता के धर्म से अलग अलग धर्म चुन लेना। इसके अतिरिक्त शिक्षा, पेशा, खेल, संस्कृति आदि के आधार पर भी सामाजिक समूह निर्मित होते हैं। ये जन्म पर आधारित नहीं होते। सामाजिक विभिन्नताएं सदैव सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनती। कई बार यह अलग अलग लोगों को जोड़ने का कार्य भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूह से बाहर भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं। अमेरिकी अश्वेत खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस तथा ऑस्ट्रेलियाई श्वेत खिलाड़ी पीटर नॉर्मन समान रूप से नस्ली भेदभाव के विरुद्ध थे। एक धर्म में कई जातियां और कई पंथ होते हैं। कहीं एक ही जाति के लोग जो अलग अलग धर्मों के अनुयायी होते हैं एक दूसरे से अधिक निकट आ जाते हैं, तो कहीं एक ही परिवार के अमीर व गरीबों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। इस प्रकार लोग एक से अधिक सामाजिक समूहों का हिस्सा बन जाते हैं। सामाजिक विभाजन तब भी होता है जब उनका सामाजिक और अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं और भेदभाव के शिकार हैं। मूलभूत सुविधाएं जुटाने में भी अक्षम हैं। भारत में भी दलित सामान्यतः गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें प्राय भेदभाव और अन्याय को सहन करना पड़ता है। यदि एक सी सामाजिक समानताएं कई समूहों में हो तो सभी समूहों में एक समानता आ जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी एक मुद्दे या कई समूहों के हित एक जैसे हो सकते हैं, जबकि दूसरे मुद्दों पर भी सोच में बहुत अंतर हो सकता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई धर्मावलंबी बहुत बहुल देश हैं। यहाँ प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक दो खेमे हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग व धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय भेदभाव का शिकार है तथा गरीब है। वहीं नीदरलैंड में वर्ग व धर्म में अधिक समानता नहीं है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही वर्गों में अमीर गरीब हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जहाँ उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट के बीच निरंतर हिंसक कार्यवाही होती रहती है, वहीं नीदरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं तो सामाजिक विभाजन का स्वरूप तय होने लगता है, क्योंकि वे अन्य विभिन्नताओं पर भारी पड़ती हैं। वर्तमान में अधिकतर देशों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन दिखाई पड़ते हैं। देश के बड़े या छोटे होने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ भी विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। जर्मनी व स्वीडन जैसे समरूप समाज भी हैं, जहाँ विश्व के विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। उनकी संस्कृति और नस्ल अलग है। स्वीडन और जर्मनी के स्वरूप समाज में भी अधिकतर एक जैसे हैं, लेकिन उनकी नस्ल और संस्कृति लगभग अलग है। यहाँ विश्व के दूसरे भागों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में विश्व के अधिकांश देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। राजनीति इन सामाजिक विभाजनों का राजनीति से क्या लेना देना है। पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विभाजन और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विभाजन और राजनीति का सामंजस्य मेल भाव
घातक हो सकता है। कैसे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों में परस्पर प्रतिद्वंदिता होती है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में फूट की स्थिति की संभावना प्रायः बनी रहती है। वस्तुतः यदि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान विभाजनों के अनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करने लगे तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो सकता है, जिसके कारण किसी भी देश में विखंडन की अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। सामाजिक विभाजन और राजनीतिक के मेल के परिप्रेक्ष्य में संभावित दो अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, यानी उनका परिणामों का दायरा दो भागों में बटा होता है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि किसी समाज में कोई विभाजन ही न हो, लेकिन यह संभव कैसे हो सकता है? फिर भी राजनीति में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति फूट नहीं लाती, बल्कि यह सकारात्मक भी होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना, विभिन्न समूहों से विभिन्न वायदे करना स्वाभाविक है। विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, उनकी मांग के अनुरूप नीतियां बनाना राजनीतिक दलों की रणनीति का हिस्सा है। एक समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे दल की तुलना में अधिक पसंद करते हैं और अधिक वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं, किंतु इसका परिणाम देश का विभाजन नहीं होता। सामाजिक विभाजन और राजनीति के मेल का पहला परिणाम तो आपने देखा। दूसरे परिणाम को हम उदाहरण से ही समझाते हैं। उत्तरी आयरलैंड, जो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहा है, लंबे समय से राजनीतिक टकराव व हिंसा से ग्रस्त रहा है। यहाँ 53% प्रोटेस्टेंट आबादी है तथा 44% आबादी रोमन कैथोलिक की है, ईसाइयों की है। कैथोलिक को प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां प्रदान करती हैं तथा कैथोलिक बहुत आयरलैंड गणराज्य के साथ उत्तरी आयरलैंड को मिलाने की मांग करती हैं। वहीं प्रोटेस्टेंट का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो कि प्रोटेस्टेंट देश ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है। इन दोनों दलों के हिंसक टकराव में सुरक्षा दलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे गए। सन 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक कार्यवाही बंद करने की बात स्वीकार की। इस प्रकार धार्मिक व जाति विभाजन के आधार पर यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं, उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर हम इसकी परिणति देश के विखंडन में नहीं कर सकते। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है, यानी इसके 3 आयाम होते हैं। पहली चीज, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना होती है। जब लोग स्वयं को विशिष्ट तथा दूसरों को अपने से हीन मानने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि उत्तरी आयरलैंड के लोग स्वयं को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के रूप में न देखकर अपनी बहुस्त्री और वृहद पहचान के प्रति सचेत होते तो ऐसी हिंसक स्थिति आ ही नहीं पाती। जिस प्रकार डच व जर्मन बोलने वाले बेल्जियम के लोग स्वयं को बेल्जियाई मानते हैं, तो भारत में भी अधिकतर लोग स्वयं को पहले भारतीय, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दलों की भूमिका समुदाय की मांगों को किस प्रकार उठाती है, इसको चलिए देखते हैं। संवैधानिक सीमा में आने वाली तथा दूसरे का अहित न करने वाली मांगें सहजता से स्वीकार की जा सकती हैं, लेकिन श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग, यानी श्रीलंका ने क्या किया, सिर्फ सिंहलियों के लिए अपनी मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के विरुद्ध कर दिया। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने भी ऐसी मांगे रखी जिन्हें एक देश की सीमा के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता था। तीसरी चीज है सरकार का व्यवहार, यानी विभिन्न समुदायों की मांग के प्रति सरकार का व्यवहार।
यदि सरकार ईमानदारी पूर्वक सत्ता में साझेदारी के लिए तैयार हो जाए और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांग को मान ले तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते। यह हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों से देखा है। यदि शासन उपयुक्त मांग का दमन करता है और उसे राष्ट्रीय एकता का रूप प्रदान करने की कोशिश करता है तो परिणाम गंभीर हो जाते हैं, जिसकी परिणति प्रायः विभाजन ही होती है। इस तरह किसी देश में सामाजिक भिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र और सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। सामाजिक विभाजन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति स्वाभाविक है, यह इसका सामान्य लक्षण भी है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को सकारात्मक दृष्टि से ही देखना चाहिए। राजनीति में विभिन्न सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के मध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंजस्य स्थापित करती है, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होती है। यह भी सत्य है कि विविधता के प्रति उन लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता जो उपेक्षित या वंचित होते हैं। कई बार लोग शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं तथा चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामाजिक असमानताएं अधिक गैर बराबरी और अन्याय वाली होने पर भी उन्हें स्वीकार करना असंभव होता है। तब ऐसी स्थिति में हिंसा का रास्ता अपना लिया जाता है। इतिहास साक्षी है कि जब ऐसी स्थिति आती है तब लोकतंत्र के माध्यम से गड़बड़ियों की पहचान करके विविधता को समाहित करके समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाता है। कई बार गैर बराबरी व अन्याय के विरुद्ध होने वाला संघर्ष हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है, लेकिन ऐसी समस्त गड़बड़ियों की पहचान करने एवं विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। सबको मिलकर रहना चाहिए और बेहतर समाज की स्थापना करनी चाहिए। तो ये आपका अध्याय समाप्त होता है लोकतंत्र और विविधता के रूप में। यदि आपको यह चैप्टर या वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।